हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर। याद रखिए, इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के पूरे एक साल के करंट अफेयर कवर करेंगे। मैंने जो करंट अफेयर लिए हैं 1 जुलाई से लिए हैं, तो मेरे हिसाब से 1 जुलाई से लेके और 15 अप्रैल के आपके लिए काफ़ी रहेंगे। फिर भी कोई छूटे ना आपका क्वेश्चन, तो मैं 30 अप्रैल तक के कवर करूंगा, यानी 1 जुलाई 2020 से और 30 अप्रैल 2021 तक के सारे आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर इस सीरीज़ में आपको कवर कराऊंगा। ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड सीरीज़ है और मुझे ये भी कहा गया था, ज़्यादातर बच्चों ने ये कहा कि मैं MCQs के रूप में कराऊं, जिससे आप लोग ज़्यादा एग्ज़ाम रेडी फील करो। तो ठीक है, मैंने जो थियोरी पढ़ानी थी उसी को मैंने MCQs में कन्वर्ट कर दिया है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसी तरह से ये सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 साल के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा वक्तव्य सही है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जिन्हें भीमबेटका रॉक शेल्टर बोलते हैं, ये फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज में है। यानी विंध्या रेंज के पहाड़ जो मध्य भारत में हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश में हैं, उनके फुटहिल्स यानी जहां उन पहाड़ों की ढलान खत्म होती है, वहां पे है भीमबेटका रॉक शेल्टर। दूसरा ऑप्शन, अभी अभी 3 फॉसिल पाए गए हैं, लगभग 55 करोड़ यानी 550 मिलियन ईयर ओल्ड डिकेंसोनिया, जो कि सबसे पुराने नॉन लिविंग प्लांट्स हैं, उनके फॉसिल यहां पे डिस्कवर किए गए हैं। और तीसरा, भीमबेटका की गुफाएं दे आर सराउंडेड बाय बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यानी भीमबेटका की गुफाएं हैं जहां पे उसके चारों तरफ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है, ये एकदम ठीक है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज माउंटेन्स में आती हैं, राइट। और विंध्यास के जस्ट नीचे सतपुरा है। वैसे जो विंध्या के पहाड़ होते हैं वो जो उनका ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो कैमूर हिल्स होते हैं, जो बिहार में आपको मिलेंगे। और जो नीचे होता है सतपुरा हिल्स के 3 पार्ट होते हैं। जो गुजरात की तरफ है वो है राजपीपला, जो बीच में है वो है महादेव, और जो ईस्ट की तरफ है वो है मैकाल। तो ये भी ध्यान रखिए आप। पंचमढ़ी जो है या धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है, ये सब सतपुरा के पहाड़ों में आता है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है कि भीमबेटका के जो शेल्टर है, यहाँ पे सबसे पुराने लिविंग प्लांट मिले हैं जिनका नाम है डिकिंसोनिया, ये ऑप्शन गलत है। डिकिंसोनिया मिला है लेकिन वो प्लांट नहीं है, वो एनिमल है, ठीक है। तो सबसे पुराने नॉन लिविंग एनिमल का फॉसिल मिला है जिसका नाम था डिकिंसोनिया। और आपको ये भी बता दूं, ये जो भीमबेटका है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक भीमबेटका, एक सांची स्तूपा और एक खजुराहो के मंदिर। क्लियर। तो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सराउंडेड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से, ये भी गलत है। ये कॉम्प्लेक्स सराउंडेड है रतापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, रतापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में इतनी क्यों आई, क्योंकि ये अभी अभी एक टाइगर रिजर्व बन गई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, यानी ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गई है और इसलिए ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर की गई है। तो इसमें सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2 यानी कि ए ओनली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां पे बात की गई है रीसा की, रीसा के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है। पहला ऑप्शन, रीसा जो है वो एक परंपरागत वेशभूषा है त्रिपुरा के लोगों की, यानी इट इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ त्रिपुरा। दूसरा, इसे सिर्फ इट इज वॉर्न एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन, इसे सिर्फ महिलाएं पहनती हैं। तो रीसा न्यूज में क्यों आया था, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी। इसमें पहला ऑप्शन जो है ये ठीक है, ये त्रिपुरा का ट्रेडिशनल अटायर है। और दूसरा गलत है, इसे मेनली वुमेन पहनती हैं लेकिन मैन भी पहनते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 1। अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों आया। त्रिपुरा कल्चर का पार्ट है ये रीसा। इसे अपर बॉडी में पहना जाता है, यानी टॉर्सो में पहना जाता है, जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है वहां पे पहना जाता है रीसा। जनरली तो महिलाएं पहनती हैं लेकिन पुरुष भी पहनते हैं, पुरुष इसे पगड़ी की तरह पहन लेते हैं। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं, बिप्लब कुमार देव। तो बिप्लब कुमार देव जो हैं वो इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, इसको एक नेशनल ब्रांड, एक तरह से इस राज्य की एक हेरिटेज की तरह इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं।
और रीसा जो अटायर होता है इसमें दो पार्ट और होते हैं, रिगनई और रिकुटू। रिगनई लोअर बॉडी में पहना जाता है यानी वेस्ट के नीचे, और जो रिकुटू है ये चुनरी या पल्लू की तरह पहना जाता है। क्लियर? तो ये पूरी एक हमारी ट्रेडिशनल अटायर होती है त्रिपुरा की। एक और बात, रीसा पूरी तरह से हाथ से बनता है, अब लेकिन मशीनों से भी बनने लगा है। मशीन से जब कपड़े बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं पावरलूम, और जब हाथ से बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं हैंडलूम। क्लियर? हैंडलूम और पावरलूम। तो हमें हमारे जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं या हैंडलूम बनाते हैं उनको भी सपोर्ट करना है। तो अगर हम रीसा को एक नेशनल ब्रांड बनाएंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो जो एडोलेसेंट त्रिपुरा की लड़कियां हैं जो 12 से 14 साल के बीच में हैं, किशोरी हैं जो, वो इसको पहनती हैं रीसा को, उनको दिया जाता है। एक इवेंट होता है स्पेशली जिसको बोलते हैं रीसा सेरेमनी, यानी रीसा सेरेमनी। तो रीसा जो है वो पुरुष भी पहनते हैं पगड़ी के तौर पे, और ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा की वो भी रीसा को पहनते हैं। एक और बात, इसमें त्रिपुरा में दो सबसे फेमस फेस्टिवल होते हैं, एक होता है गरिया पूजा और दूसरा होता है खर्ची पूजा। तो गरिया पूजा के समय भी रीसा पहना जाता है। ओके, तो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में भी पहना जाता है, और ये दोनों फेस्टिवल्स के नाम आप याद रख लो, गरिया पूजा और खर्ची पूजा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आर्ट एंड कल्चर। ये सारे खिलौने किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में आए थे। आप जानते हैं हमारे ट्रेडिशनल टॉयज़ को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं, मन की बात में भी उन्होंने चन्नापटना टॉयज़ का जिक्र किया था, टॉय का थॉन भी हुआ था, इंडियन टॉय फेस्टिवल भी हुआ था अभी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मैंने दिए हैं भारत के ट्रेडिशनल टॉयज़ यानी परंपरागत खिलौने, और राइट साइड में आपको दिया है मैंने वो राज्य जहाँ के वो खिलौने हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद पीएम ने इनको काफ़ी प्रमोट किया है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले है चन्नापटना के टॉयज़, ये है कर्नाटका से। एटिकोपक्का टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश से। कोंडापल्ली टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश से। और चौथा निर्मल टॉयज़ हैं राजस्थान से। तो इनमें गलत कौन सा है, देखते हैं कि करके। देखो, चन्नापटना के जो टॉयज़ हैं ये कर्नाटका से हैं, ये ठीक है। चन्नापटना के टॉयज़ कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ये लकड़ी के खिलौने होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एटिकोपक्का और कोंडापल्ली दोनों टॉयज़ आंध्रा के हैं, ये भी ठीक है। एटिकोपक्का भी और कोंडापल्ली दोनों आंध्र प्रदेश के टॉयज़ हैं। और निर्मल टॉय, एक्चुअली निर्मल एक डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। निर्मल टॉयज़ जो हैं ये तेलंगाना के फेमस टॉयज़ हैं, ना कि राजस्थान के। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है, तो इसका आंसर है थर्ड यानी ओनली डी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। केरल का एक चर्च है, केरला राज्य का एक चर्च है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर किया गया है। तो कौन सा चर्च है? सेंटा क्रूज बेसिलिका, सेंट फ्रांसिस, सेंट जॉर्जिस या सेंट अल्फोंसास? तो इसका आंसर है सेंट जॉर्जिस ऑर्थोडॉक्स चर्च। सेंट जॉर्जिस ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी ऑप्शन सी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करता है, राइट? मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो किसको डिक्लेयर करता है? या तो कोई पुरानी मॉन्यूमेंट हो, या उसका कोई रिमेन हो यानी रेमनेंट हो यानी अवशेष हो, या कोई मॉन्यूमेंट है उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी इंक्लूड कर लेता है उसमें, क्योंकि वो वहां मॉन्यूमेंट तक पहुंचने का रास्ता है, और कोई ऐसी जमीन जहां जो मॉन्यूमेंट तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इन चार एरियाज को वो जब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस करता है तो ये चारों को इंक्लूड कर सकता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, और 1861 में ये बना था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चारों त्योहार इस साल मनाए गए हैं रिसेंटली, तो आपको सही मैच करना है विद फेस्टिवल एंड द स्टेट। सबसे पहला है अट्टुकल पोंगल, ये तमिलनाडु का त्योहार है। दूसरा है मकरविलुक्कू, ये केरला का त्योहार है। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना का है, और नागोबा जात्रा ओडिशा का है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ठीक है। देखो, अट्टुकल पोंगल त्योहार तमिलनाडु का नहीं है, ये केरला का फेस्टिवल है, राइट? एक डिफरेंस होता है पोंगल में और अट्टुकल पोंगल में। क्या डिफरेंस होता है? पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अट्टुकल पोंगल नहीं। अट्टुकल पोंगल केरला का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं अट्टुकल भगवती टेम्पल। अट्टुकल भगवती टेम्पल। और इस टेम्पल की खास बात क्या है? इसे महिलाओं का शबरीमाला बोलते हैं, यानी इट इज कॉल्ड एज वुमेन्स शबरीमाला। वुमेन शबरीमाला का क्या मतलब है? देखो, शबरीमाला टेम्पल आप जानते हैं भगवान अयप्पा का टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, और ये कहां पे है? पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट। पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल,
केरला में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि महिलाएं वहां जा सकती हैं, लेकिन अभी भी नहीं जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर कोई महिला जाने की कोशिश करती है तो उसको रोकते हैं, परसिक्यूशन होता है, जनरली नहीं जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक टेम्पल ऐसा है जिसको वुमेन्स शबरीमाला बोलते हैं, यानी महिलाओं के लिए है वो, वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं, और वो है अट्टुकल भगवती टेम्पल, राइट। अट्टुकल भगवती टेम्पल कहाँ है? ये कैपिटल में ही है, त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम। पुराना नाम त्रिवेंद्रम है, नया तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे है। और अट्टुकल पोंगल त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है अट्टुकल भगवती टेम्पल में। सो ऑप्शन ए गलत है, राइट। अट्टुकल पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ केरला। मकरविलक्कू मनाया जाता है शबरीमाला में, जो पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट वाला है, तो केरला का है, ये ठीक है। फिर कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना का है, ये भी ठीक है। कनुमा बेसिकली तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, मेजरली तेलंगाना और आंध्रा। कनुमा फेस्टिवल एक जानवरों का त्यौहार होता है, कैटल फेस्टिवल होता है, क्लियर, इट इज़ अ एनिमल फेस्टिवल, तो ये भी ठीक है। और तेलंगाना के और भी त्यौहार हैं, सबसे फेमस है बतुकम्मा। बतुकम्मा फेस्टिवल एक फ्लोरल फेस्टिवल है, यानी फूलों का त्यौहार है, और उसमें जो फ्लावर यूज होते हैं वो होते हैं टेंजेडू फ्लावर। ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं, ये स्टेट फ्लावर है तेलंगाना के, टेंजेडू फ्लावर। क्यों? क्योंकि बतुकम्मा फेस्टिवल में यूज होते हैं। और नागोबा जात्रा है, नागोबा जात्रा भी तेलंगाना का है, तो ऑप्शन डी गलत है, ओडिशा का नहीं है नागोबा जात्रा। यहाँ ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ओडिशा के फेस्टिवल हैं जिनके आगे यात्रा लगता है, जैसे धनु यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा है, बाली यात्रा है, तो आपको लगेगा कि नागोबा यात्रा भी ओडिशा में। नहीं, नागोबा यात्रा तेलंगाना का फेस्टिवल है, क्लियर। तो इसमें गलत कौन से हैं? ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी गलत है, तो इसका आंसर है थर्ड, यानी ए एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा भारत का आर्ट है जो जब जो बाइडेन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस, जो अमेरिका की नई डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, उनका जब इनॉग्रेशन हुआ था तो उसमें उनके वेलकम के लिए एक इंडियन आर्ट यूज हुआ था, वो कौन सा है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कलमकारी, पट्टचित्र, कोलाम या मंडाना? तो कौन सा यूज हुआ था? ये कलमकारी होता है आंध्र प्रदेश में। कलमकारी भी दो तरह का होता है, श्री कलाहस्ती कलमकारी और मछलीपट्टनम कलमकारी, क्लियर। पट्टचित्र होता है उड़ीसा में, मेनली उड़ीसा में। इसमें पत्तियों को फोल्ड वगैरह करके ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, पत्तियों के ऊपर ड्राइंग्स करी जाती हैं। और कोलाम, तो आंसर है इसका सी, कोलाम। कोलाम एक तमिलनाडु का आर्ट होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तमिलनाडु में जब आप किसी के घर में जाएंगे तो घर में जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे कलरफुल टाइल बनाए जाते हैं उनके वेलकम करने के लिए। तो ये बेसिकली वुमेन ड्रॉ करती हैं खुद अपने हाथ से। कोलाम ट्रेडिशनल आर्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइल्स हैं, ये जो व्हाइट हाउस है उसके बाहर या यूएस कैपिटल के बाहर लगाए गए उनको वेलकम करने के लिए। तमिलनाडु की आर्ट है ये। तमिलनाडु की ही ये आर्ट क्यों लगाई गई? क्योंकि जो कमला हैरिस हैं उनका जो गाँव है वो है तुलासेंद्रापुरम। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तुलासेंद्रापुरम उनका गांव है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। जो कमला हैरिस की माँ है उनका नाम था श्यामला हैरिस, तो वो इस गांव की थी, तुलासेंद्रापुरम। यानी इनका ये मैटरनल गांव है, यानी कि मैत्रिक गांव है। तुलासेंद्रापुरम तमिलनाडु के तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्लियर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी अगर एग्जाम में नहीं तो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइल हैं, ये टाइल हैं जो यहाँ पे ये पूरी चित्रकारी हो रही है इसके ऊपर। और ये भी माना जाता है कि अगर आप ये टाइल लगाएंगे तो वो गुड लक लेकर आती है। तमिलनाडु में इट्स वेरी वेरी कॉमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे जो कल्चर और टूरिज्म के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने अभी अभी 2 नई एक्सकवेशन साइट इनॉग्रेट करी हैं। एक है करनबल त्रिपुरी और दूसरी है तेवर। ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यानी करनबल त्रिपुरी और तेवर में एक्सकवेशन की जाएगी, खुदाई की जाएगी। ये दोनों जबलपुर में है। और जबलपुर में ही क्यों है ये? जबलपुर में एक्चुअली जबलपुर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कल बनाया है। कौन कौन से सर्कल बनाए थे? तो ये बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त 2020 की। अगस्त 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने नए सर्कल बनाए थे। ये नए सर्कल जो हैं ये हैं त्रिची, झांसी, मेरठ, हम्पी, रायगंज, राजकोट और जबलपुर। तो इन जगह पे अब खुदाई स्टार्ट होगी, क्लियर। तो ये सारे सर्कल्स के नाम आपको याद रखते हैं। त्रिची कहाँ है? त्रिची कहाँ पे जानते हैं? त्रिची को पहले तिरुचिरापल्ली बोलते थे, ये तमिलनाडु में है। झांसी यूपी में है, मेरठ भी यूपी में है, वेस्टर्न यूपी। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल होती थी। विजयनगर एम्पायर आपको याद है, जब डेक्कन में मोहम्मद बिन तुगलक वीक हो रहा था तो वहाँ पे विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया था 2 हिंदू राजाओं ने, राइट।
और काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन फिर उनके बहामनी किंगडम से कुछ युद्ध हुए, फिर वो डिसइंटीग्रेट कर गया, तो वो बहुत लंबी कहानी है। वैसे हम्पी जो है वो तुंगाभद्रा नदी के किनारे है। और हम्पी को हम्पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुंगाभद्रा नदी का एक नाम और है, उसे पंपा कहा जाता है, पंपा, तो पंपा से बना हम्पी। क्लियर? अच्छा, हम्पी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? हम्पी पहले आती थी बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है विजयनगर, अभी अभी बना है 1 महीने पहले। विजयनगर कर्नाटका का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है, 31वां जिला बना है, वहां पे अब हम्पी आ गया है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे तेल, गैस और स्टील मंत्री हैं। इन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि एक वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाए एकाम्र क्षेत्र की। एकाम्र क्षेत्र कहाँ है? ये एकाम्र क्षेत्र काफ़ी हेरिटेज रिच प्लेस है ये। तो एकाम्र क्षेत्र किसे बोलते हैं? भुवनेश्वर को बोलते हैं। एक्चुअली पूरे भुवनेश्वर को नहीं बोलते, भुवनेश्वर का जो ओल्ड भुवनेश्वर है, जो जहाँ पे लिंगराज मंदिर है, उस एरिया को बोलते हैं एकाम्र क्षेत्र। ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। लिंगराज मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एकाम्र क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। एकाम्र क्षेत्र को एकाम्र क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्षेत्र मतलब होता है रीजन, एकाम्र मतलब होता है आम का पेड़, यानी एक आम्र, राइट? तो ऐसा माना जाता है कि लिंगराज का जो मेन डीटी है वहाँ का, वो एक पेड़, मैंगो के पेड़ के नीचे रखा था, इसलिए इसे एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो चूना पत्थर यानी सैंडस्टोन के बने हुए हैं। यहाँ के पास, एकदम यहाँ नहीं लेकिन यहाँ के पास खंडगिरी और उदयगिरी केव्स हैं, जहाँ पे जैन जो मॉन्क्स हैं वो तपस्या किया करते थे, रहा करते थे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी आता है एकाम्र क्षेत्र। अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन संभावित सूची जिसे टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं उसमें है। लिंगराज टेम्पल भगवान शिव का मंदिर है वैसे तो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। लिंगराज मंदिर में भगवान शिव का जो रूप है वो है हरिहर, और वो भगवान शिव और विष्णु दोनों का रूप है। तो वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स दोनों के बीच में यहाँ पे एक समन्वय देखा जाता है, दोनों पूजा करते हैं हरिहर की। जनरली तो वैष्णव और जो शैव हैं उनमें हमेशा से एक कुछ ना कुछ मुटाव, कुछ ना कुछ कलह रही है, लेकिन लिंगराज मंदिर एक सेंटर ऑफ इंटीग्रेशन की तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान शिव की मूर्ति है वो हरिहर के रूप में उसकी पूजा होती है, विच इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ शिवा एंड विष्णु, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है फिनिक्स सेटलमेंट के बारे में? फिनिक्स सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिनिक्स सेटलमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसे एक नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। नेशनल हेरिटेज मतलब राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करा है, नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। तो फिनिक्स सेटलमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? महात्मा गांधी जी ने यहाँ फिनिक्स सेटलमेंट में एक अखबार शुरू करा था जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ओके, दूसरा ऑप्शन, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया उसके बाद फिनिक्स सेटलमेंट का नाम बदलकर टॉल्स्टॉय फार्म रख दिया गया था। फिनिक्स सेटलमेंट का नाम बदलकर टॉल्स्टॉय फार्म रख दिया गया था। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? देखो, पहला ऑप्शन ठीक है, महात्मा गांधी ने यहां से एक अखबार शुरू करा था इंडियन ओपिनियन, विच इज करेक्ट। लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है, टॉल्स्टॉय फार्म नहीं कहा जाता था इसे, इसका नाम नहीं बदला था। फिनिक्स सेटलमेंट अलग है, टॉल्स्टॉय फार्म अलग है। टॉल्स्टॉय फार्म जोहानिसबर्ग के पास है और जो फिनिक्स सेटलमेंट है ये डरबन में है। डरबन आप जानते हैं एकदम अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे पड़ता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया इसको साउथ अफ्रीका की सरकार ने। और यहां पे देखिए ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जो आज भी है जहां इंडियन ओपिनियन अखबार छपता था। क्लियर? तो फिनिक्स सेटलमेंट को 9 दिसंबर 1904 में महात्मा गांधी ने सेटअप किया था। फिनिक्स सेटलमेंट, यहाँ पे एक गांव था ऑलरेडी जिसका नाम था फिनिक्स, और बेसिकली यहाँ पे कम्युनल लिविंग था। कम्युनल लिविंग मतलब है सब जब कम्युनिटी एक साथ रहती है। महात्मा गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे जिनके खिलाफ जुर्म होते थे तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इनमें इंडियंस भी थे, साउथ अफ्रीका के लोग भी थे, तो वो यहाँ रहा करते थे। यहाँ से अखबार भी छपता था इंडियन ओपिनियन, और ये काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, चाहे वो नॉन वायलेंस हो, चाहे वो कोई भी, सारे सिद्धांत उन्होंने यहीं पे उनकी टेस्टिंग की थी, मतलब यहीं से वो स्टार्ट हुए थे। जो सत्याग्रह है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय फार्म में भी रहे साउथ अफ्रीका में, वो एक और जगह है जोहानिसबर्ग के पास, वहाँ उन्होंने उसको एक प्रोटेस्ट, एक कहते हैं ना, एक टूल की तरह यूज़ किया। जो
जो सत्याग्रह है उसको एक प्रोटेस्ट की तरह महात्मा गांधी ने डेवलप किया टॉल्स्टॉय फार्म में, लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह ये सिद्धांतों को सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने जब कंसीव किया था तो वो फिनिक्स सेटलमेंट में किया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा सेट 1 का। ओके, विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर, विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर ये पहला टेम्पल कॉरिडोर होगा यूपी में, और उत्तर प्रदेश में कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो देखते हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखो, विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है, मिर्ज़ापुर में बन रहा है। यहाँ पे एक मंदिर है विंध्यावासिनी माता का मंदिर, उसको उसके जो आसपास की जगह है उनको गलियाँ जो हैं वो नैरो हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, इसको एक टूरिज्म की तरह डेवलप किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर तो बन रहा है, लेकिन ये पहला नहीं है। पहला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पहला टेम्पल कॉरिडोर जो यूपी में बन रहा है वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और दूसरा होगा विंध्यावासिनी। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। और यूपी में कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये तो गलत है। ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, तो ये 3 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूपी में। तो इसका आंसर है नन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन 4। ये प्रोबेबली इजीएस्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में। सो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेट 1। ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। बहुत जल्दी मैं सेट 2 लेकर आऊँगा, और आपकी डिमांड यही थी कि मैं एमसीक्यूज़ के रूप में ही कवर करूँ। अगर आप इसी में कंफर्टेबल हैं तो मैं एमसीक्यूज़ के रूप में ही सेट 2 लेकर आऊँगा, और वरना आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं नॉर्मल थियरी की तरह उसको पढ़ा दूंगा। सो सी यू इन सेट 2।